गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात तो पता ही होगी, जो भारत की सरकार है वो तीन प्रमुख पार्टों में बटी हुई है। कौन कौन से तीन पार्ट हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों ये तीनों ही सरकार मिल करके भारत देश के जो शासन प्रणाली है ना उसको मैनेज करते हैं, उसको चलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही सरकार मिलकर के जो है देश में कौन कौन से नियम कायदे कानून लागू होंगे इस बात का भी नियंत्रण करते हैं। और दोस्तों हमारे संविधान में ये बातें बताई गई हैं कि कौन सा अंग क्या क्या काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा और किसके अंतर्गत में रहेगा, किसके नियंत्रण में रहेगा। लेकिन हमारे संविधान में यह भी डिफाइन किया गया है कि कोई किसी के नियंत्रण में जो है, नियंत्रण में तो रहेगा लेकिन दबाव में कोई भी अंग किसी के नहीं रहेगा। इसका मतलब तीनों के तीनों अंग दोस्तों स्वतंत्र हैं और जो कार्यपालिका है वो विधायिका के और जो विधायिका है वो दोस्तों कार्यपालिका के नियंत्रण में भी बना करके रखा हुआ है संविधान ने। तो इस वाले चैप्टर में दोस्तों हम इन्हीं के जो कार्यान्वयन की विधि है वो दोस्तों समझेंगे। साथ में हम लोग कार्यपालिका के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। आगे आने वाले चैप्टरों में दोस्तों हम विधायिका, फिर न्यायपालिका और भी कई सारी बातों को जानते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर है कार्यपालिका से रिलेटेड। जहां पर हम कार्यपालिका से संबंधित सभी ऐसी प्रमुख बातों को जानेंगे, जैसे कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली वाली जो कार्यपालिका होती है इसमें दोस्तों क्या अंतर होता है, भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है, मंत्रिपरिषद की संरचना कैसे होती है, उनके काम क्या होते हैं, भारत में जो प्रशासनिक मशीनरी है दोस्तों उसका महत्व क्या होता है, यानी कि आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर वो क्यों हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं। इस बारे में दोस्तों हम लोग कई सारी बातें जो हैं डिटेल से करेंगे। तो आइए दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। इससे पहले कि दोस्तों हम लोग आगे चैप्टर को स्टार्ट करें, आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर के दूसरे पार्ट्स और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको दूसरे पार्ट्स और इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल भी चेकआउट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा ताकि आप कार्यपालिका को स्पष्ट रूप से समझ पाएं। सबसे पहले आप अपने आसपास के किसी एक बड़ी सी फैक्ट्री या दोस्तों किसी एक कंपनी के बारे में सोचिए जो काफी सारे लोगों की टीम से चल रही हो। अब आप देखिए कि उस कंपनी का मालिक जो है ना वो चाहता है कि हमारी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाए। तो ऐसे में वो आएगा और अपने सारे स्टाफ की जो है ना, सभी स्टाफ मतलब बड़े बड़े जितने भी मेंबर होंगे दोस्तों, जैसे कि सीईओ हो गए या फिर वहां के दोस्तों जो है मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, इस टाइप से कई सारे बड़े जो ऑफिसर होंगे इस कंपनी के, उन सबकी मीटिंग बुलाई जाएगी। और वो कंपनी का मालिक आकर के बोलेगा कि देखो पिछले साल हमने इतना रेवेन्यू किया था, इस साल हमारा रेवेन्यू सिर्फ इतना रह रहा है, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अब कुछ ऐसा करो ताकि जो ये घाटे का बैलेंस हो रहा है ये प्रॉफिट में बने, रेवेन्यू बने। तो इसके लिए दोस्तों वहां पर कुछ नियम कायदे कानून या रणनीतियां वगैरह बनाई जाएंगी। लेकिन आप देखिए कि जो कंपनी का मालिक है ना वो रणनीतियां सिर्फ बनाने में मदद कर रहा है, वो सिर्फ नियम कायदे कानून बना रहा है, लेकिन वो उनको जो है लागू करवाएगा नहीं। लागू कराने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैनेजर वगैरह बैठे हुए हैं जो और अन्य जो लोग होंगे ना, जैसे उनके कर्मचारी हो गए, उनके एम्प्लॉइज हो गए, उन पर वो लागू कराने का कार्य कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप कभी भी कंपनी का मालिक खुद आकर के किसी भी व्यक्ति को जो है मतलब पर्सनली किसी इंप्लॉय से इंटरेक्ट नहीं करता है जल्दी। जितने भी मैनेजर वगैरह होते हैं दोस्तों वही लोग इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि मैनेजर एक प्रकार से ना वहां के नियमों को, कायदों को, कानून को लागू कराने का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी कार्यपालिका होती है दोस्तों, जो कि विधायिका द्वारा जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं ना उनको देश में लागू कराने का काम करती है। आइए देखते हैं कार्यपालिका की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर क्या लिखी हुई है। कार्यपालिका का दोस्तों अर्थ ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो नियमों को, नीतियों को और कायदे कानूनों को लागू करते हैं। ये बनाते हैं या नहीं बनाते इस बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि ये नियमों को, कायदे कानूनों को लागू करते हैं। अब इन नियमों, कायदे कानूनों को बनाता कौन है दोस्तों? उनको बनाने का जिम्मेदारी है वो विधायिका की है। विधायिका द्वारा जो स्वीकृत नीतियां होती हैं दोस्तों उनको लागू करने का जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? वो कार्यपालिका होती है। ठीक है, इसको हम फिर से एक और बार समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो सरकार का एक ऐसा अंग जो इन नियमों को लागू करता है, जो विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों, इनको हम कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि कार्यपालिका का काम सिर्फ और सिर्फ कायदे नियमों को लागू करना नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में भी सहयोग करना होता है। नीति निर्माण का मतलब यह है कि कई बार कार्यपालिका इन कायदे कानूनों को बनाने में भी मदद करती है। लागू तो करेगी ही करेगी, बनाने में भी जो है कार्यपालिका मदद करती है। ये तो हो गई कार्यपालिका के कामों की बात, लेकिन आपको कार्यपालिका के अंदर की एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि कार्यपालिका ना दो प्रकार के लोगों से मिलकर के बनती है। पहले वो होते हैं जो दोस्तों जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जैसे नेता वगैरह हो गए, इनको दोस्तों राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। और दूसरे वो होते हैं जो पढ़ लिख करके, पेपर वगैरह दे करके, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अभी, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में दोस्तों आईएएस जैसे, पीसीएस जैसे अधिकारी बनते हैं, यानी कि एक प्रशासनिक मशीनरी बनते हैं।
और ये स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं, क्योंकि ये एक बार आते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। लेकिन जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं दोस्तों, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो आते हैं 5 साल के लिए, रुकते हैं, काम करते हैं, अपना कार्यभार संभालते हैं और दोस्तों उसके बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब दोस्तों वो समय शुरू होता है जिसका इंतजार आप सबको बहुत समय से होगा, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर आप इस टॉपिक को सच में समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने देश में प्रधानमंत्री है, लेकिन अमेरिका में क्या प्रधानमंत्री होते हैं? आपने कभी सुना है वोटों में, न्यूज में कहीं भी कि अमेरिका के प्रधानमंत्री? नहीं, अमेरिका में दोस्तों होते हैं राष्ट्रपति, भारत में होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपने कभी इंग्लैंड में सुना है क्या कि वहां पर प्रधानमंत्री है, वहां के राष्ट्रपति? नहीं ना, वहां दोस्तों होती है महारानी। तो आप एक चीज सोचिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना और जो भारत के राष्ट्रपति हैं, क्या इन दोनों के काम बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं भाई, भारत और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके काम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, उनका जो चुनाव होता है वो भी एक जैसा नहीं है, सिर्फ नाम कहने के लिए एक जैसा है। ऐसे ही दोस्तों जो अभी हमने महारानी की बात करी, यानी कि इंग्लैंड के बारे में, तो जो इंग्लैंड की महारानी है वो, और दोस्तों जो राजा के नेपाल के जो राजा थे, राजा हुए ना, देखो महारानी और महाराजा, तो ठीक है, बस जेंडर चेंज है, सो दैट काम एक ही जैसा होना चाहिए। तो नाम जब एक जैसा हो रहा है, वहां की महारानी, यहाँ के राजा, तो क्या इन दोनों के काम भी एक जैसे थे? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह पर अलग अलग तरीके की व्यवस्था अपनाई रखी हुई है। और तो और आपको पता होगा कि जो भारत है दोस्तों या फिर फ्रांस, दोनों ही जगह पर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो दोनों जगह के प्रधानमंत्री हैं ना, इनके काम भी बिल्कुल अलग अलग हैं। इन सबके दोस्तों रीजन होते हैं इनकी कार्यपालिकाएं, यानी कि कार्यपालिकाएं यहाँ पर कितने प्रकार की हैं। इस चीज को थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए आइए दोस्तों, इस जो मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, आपकी बुक में भी चार्ट बन रखा है, इस पर थोड़ी सी एक नजर डाल लेते हैं। क्या मैंने यहाँ पर बनाया है कि जो कार्यपालिका होती है दोस्तों, ये टोटल 3 प्रकार की हैं। पहली संसदीय, दूसरी अर्ध अध्यक्षात्मक और तीसरी अध्यक्षात्मक। संसदीय कार्यपालिका जो होती है दोस्तों और ये अर्ध अध्यक्षात्मक, ये सामूहिक रूप से क्रियान्वित होती है, इसमें मतलब बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। और जबकि ये वाली जो व्यवस्था है, ये अध्यक्षात्मक, इसमें एक ही व्यक्ति दोस्तों प्रमुख होते हैं, उन्हीं के अंडर में बाकी सारे लोग होते हैं, वो चाहे जितने भी लंबे लोगों की जो सरकार है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जैसे अपनी संसदीय वाली व्यवस्था में, इसमें प्रधानमंत्री जो होता है वही सरकार का प्रमुख बनता है। और जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वो विधायिका में जिसको बहुमत मिलते हैं, ठीक है, उसी के दल का नेता होता है। जैसे विधायिका में मान लीजिए 2 दल हैं, एक को ज्यादा वोट, एक के पास ज्यादा सीटें, एक के पास कम सीटें, तो जिसके पास ज्यादा बहुमत है ना, उसी दल का जो नेता होगा वही यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति, इनके दल में से कोई भी व्यक्ति देश का प्रमुख बन सकता है। तो काफी अच्छी प्रणाली है ये, इसके बारे में अभी हम लोग और भी बात करने वाले हैं। जबकि अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। जबकि इसमें अभी राष्ट्रपति का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है अपने संसदीय वाली प्रणाली में, बट यहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं राज्य के। यहाँ पर राज्य लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ राज्य के प्रमुख, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट मैंने और भी लिखा हुआ है, वो ये है कि प्रधानमंत्री और उसका जितना भी मंत्री परिषद होता है ना, वो दोनों ही विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब विधायिका जो है वो विधायिका से बने होते हैं, उनको विधायिका में अपना मान सम्मान बनाए रखना होता है और विधायिका के प्रति ही उनको जवाबदेह भी रहना पड़ता है। हालांकि जनता के प्रति तो जवाबदेह होते ही होते हैं, विधायिका में भी इनको अपनी गरिमा बनाए रखनी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं अध्यक्षात्मक वाली प्रणाली, जो कि अमेरिका में लागू है और भारत में क्यों नहीं लागू हुई अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति होता है, यही दोस्तों देश का प्रमुख होता है, ठीक है। सारे कार्यभार इन्हीं के अंडर में आ जाते हैं, सारे जितने भी देश के प्रमुख फैसले होते हैं दोस्तों वो भी इन्हीं के अंडर में आ जाते हैं। यही सरकार के भी प्रमुख होते हैं, यही देश के भी प्रमुख रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये चुने किससे जाते हैं, ये दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि ये विधायिका के प्रति दोस्तों उत्तरदायी नहीं होते। तो ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। खैर कोई बात नहीं, जैसी भी प्रणाली है ठीक है, क्योंकि अमेरिका जैसे इतने बड़े विशाल देश में दोस्तों ये प्रणाली लागू है, तो इसका मतलब इसमें कोई ज्यादा बुराई नहीं है। लेकिन खैर सभी के लिए अपने अपने हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं थी, इसीलिए हमारे देश में संसदीय प्रणाली अपनाई गई। जबकि श्रीलंका जैसे देशों में दोस्तों अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई है और अमेरिका जैसे देशों में एक अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई है। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली ही क्यों अपनाई गई, जबकि भारत के सामने तो एक ऑप्शन था कि वो अर्ध अध्यक्षात्मक या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भी अपना सकते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सन 1919 की या 1935 की। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अधिनियम अंग्रेजों द्वारा दोस्तों लागू किए जा रहे थे, जहां पर
भारत की जो जनता है दोस्तों, या भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये सीख लिया था कि भारत की जो कार्यपालिका है ना, उसको अगर कंट्रोल करना है दोस्तों, तो संसदीय कार्यप्रणाली जो है, मतलब संसदीय जो व्यवस्था है, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, कार्यपालिका का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई होना चाहिए। अगर कार्यपालिका ऐसी बन जाए जो जनता के लिए मे भी ऐसे कुछ काम करने लगे जो जनता के लिए फायदेमंद ना हो, तो जनता उन पर कैसे कंट्रोल करेगी। तो ये चीज की सीख लेते हुए जो भारत के संविधान निर्माता थे दोस्तों, उन्होंने भारत में संविधान के लिए तो संसदीय प्रणाली को चुना, और ये प्रणाली वाकई में बहुत हद तक कारगर है। उदाहरण के लिए आप इस बात को देखिए कि संविधान निर्माता दोस्तों ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जिसमें शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन वहां पर कोई भी प्रकार की व्यक्ति पूजा ना हो। अब आप पूछेंगे व्यक्ति पूजा क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बता दूं। जैसे कि अर्ध अध्यक्षात्मक को तो छोड़िए, लेकिन जो जैसे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, वहां पर एक राष्ट्रपति होता है, वही देश का प्रमुख होता है, और वही जो होता है दोस्तों सरकार का प्रमुख होता है। वो जैसे चाहे वैसे फैसले ले सकता है, और वैसे फैसले दोस्तों फिर सबको मानने पड़ेंगे, क्योंकि उन पर कोई अंकुश लगाने वाला होता नहीं है। वहां पे एक तरीके से कह सकते हैं कि वो मे भी तानाशाह टाइप के हो सकते हैं। तो दोस्तों वहां पर जब अगर ऐसा कुछ हो गया, तो उनकी व्यक्ति विशेष पूजा शुरू हो जाएगी। मतलब लोग जो है उन्हीं के अंडर में आ जाएंगे, उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और नहीं भी मानने के लिए मजबूर होंगे तो भी दोस्तों सारी की सारी पावर उन्हीं के पास में रहेगी, वो होंगे राष्ट्रपति। तो ऐसे में जनता का कंट्रोल उनके ऊपर से हट जाएगा। तो दोस्तों हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि एक ऐसी मजबूत सरकार बनाई जाए जिसके पास पावर बहुत हो, लेकिन उनको डर भी रहे कि जब चाहे तब जनता जो है हमें वो हटा करके फेंक सकती है, या फिर जब चाहे तब जनता हमको जो है बदल सकती है, चेंज कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों व्यक्ति विशेष पूजा ना हो, ऐसी चीजों के लिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया गया। दोस्तों यहाँ पर कई और प्रकार की भी नियम वगैरह इत्यादि देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका से नियंत्रित होगी, लोगों से नियंत्रित होगी। तो और जो भी इनके कायदे कानून बनेंगे दोस्तों, वो कई बार उन पर जो है विचार विमर्श किया जा सकेगा। यदि कोई भी चीजें किसी को पसंद नहीं आती है, तो जो है जनता उसका खुल करके विद्रोह भी कर सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें थी जो संसदीय शासन प्रणाली में अच्छी थी, जिसके कारण संसदीय शासन प्रणाली को भारत में लागू किया गया। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रपति का, कि भारत में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, कैसे उनकी औपचारिक स्थिति है, कैसे प्रकार के उनको जो है कार्य दिए जाते हैं, या फिर उनका कार्यकाल किस प्रकार का है। उन सभी बातों पर दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में बातें करेंगे। लेकिन अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपने ये वाला वीडियो जो है वो पूरा देख लिया। इससे मुझे काफी कुछ पता चलता है, और मुझे आगे की वीडियोस बनाने के लिए जो है अंदर से प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आया, तो मुझे आप कमेंट करके बताएं। साथ में आप ये भी बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए, कौन कौन सी बातें आज पहली बार पता चली, और कौन कौन सी बातें आपने जो है कई पहले से सीख रखी थी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।